हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 एसेट बोर्ड के इकोनॉमिक्स बुक से थर्ड यूनिट जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉपिक्स के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी दे दूंगा कि इस साल 2023-24 के लिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या नहीं पढ़ना है आप लोगों को, सब मैं इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा बहुत आसान भाषा में और ये बहुत ही शॉर्ट सिंपल तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, आगे अगर आपको कोई दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले ना सिलेबस देख लेते हैं, जो थर्ड यूनिट है हमारा जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। यहाँ से क्या क्या आप लोगों को पढ़ने हैं, तो सबसे पहले ना मीनिंग एंड फंक्शंस पढ़ना है आपको। मैं बताऊंगा नीचे पीडीएफ में मैंने बना रखा है। सबसे पहले तो आप लोगों को मीनिंग एंड फंक्शन पढ़ना है किसका, मनी का। दूसरा डिमांड फॉर मनी, मनी का डिमांड, मोटिव फॉर डिमांड फॉर मनी, फिर मनी सप्लाई यानी कि सप्लाई ऑफ मनी, इसके वेरियस मेजर्स पढ़ने आप लोगों को यानी कि वेरियस मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। उसके बाद सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ना है आपको, जैसे व्हाट इज सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है। फिर कमर्शियल बैंक्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, उनके फंक्शंस के बारे में बताओ। फिर जाके क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, फिर लिमिट्स टू क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर के बारे में, फिर पॉलिसीज़ के बारे में बताओ, पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई, और लास्ट में हमें पढ़ना है डीमोनेटाइजेशन। तो ये कुछ है टॉपिक्स जो कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। आगे देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात हम लोगों को पढ़ना क्या है, मनी के बारे में ना। तो सबसे पहले मनी के बारे में जान लो कि मनी है क्या। तो ये एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, मनी। एंड दैट एट द सेम टाइम एक्ट्स एज ए मेजर एंड एज टू स्टोर वैल्यू, या फिर स्टोर वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ मनी को अगर क्लासीफाई करोगे ना तो बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि फुल बॉडी मनी, ठीक है, सबसे पहला है फुल बॉडी मनी। तो फुल बॉडी मनी होता क्या है एक तरीके से, तो फुल बॉडी मनी एक ऐसी तरीके का मनी है तुम्हारा जिसके वैल्यूज़, जिसके कॉमोडिटी वैल्यू है ना, वो किसके बराबर होता है, वो मनी के बराबर होता है। तो यानी कि समझ लो जैसे कि यहाँ पे मेटल वैल्यू विल बी इक्वल टू द फेस वैल्यू। और कॉमोडिटी मतलब वो मेटल से बना होगा, सिल्वर से बना होगा, गोल्ड से बना होगा, कुछ से भी बना होगा, तो उसका फेस वैल्यू जो है ना तुम्हारा, वो कॉमोडिटी वैल्यू से क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद हम लोग को मिलेगा क्रेडिट मनी। फिर आएगा हमारा लीगल टेंडर मनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल टेंडर मनी, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना कि लीगल टेंडर मनी होता क्या है। तो मैं बताता हूँ कि लीगल टेंडर मनी होता क्या है। तो लीगल टेंडर मनी का मतलब है ये लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेट और अदर ऑब्लिगेशन। यानी कि देखो हर देश में ना एक लीगल टेंडर मनी होता है, जैसे कि हमारे देश में रुपी एक लीगल टेंडर मनी है, इसको ना हम लोग फिएट मनी भी कहते हैं। अब लीगल टेंडर मनी जितने भी करेंसी नोट्स और कॉइन्स है उसको हम लोग फिएट मनी कह सकते हैं। अब ये लीगल टेंडर मनी ना दो तरीके के हो सकते हैं, एक होगा लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और दूसरा होगा हमारा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। जितने भी कॉइन्स है वो सारे लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होता है। यानी कि जब भी आप किसी दुकान पे या फिर कहीं भी जब जाओगे पेमेंट करने के लिए तो आप अनलिमिटेड अमाउंट में कॉइन्स को नहीं दे सकते हो, तो कॉइन्स को इसलिए लिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहा गया है। और जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। यानी कि आपको अगर नोट्स अगर कोई देता है तो वो अनलिमिटेड अमाउंट में दे सकते हैं और आप उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी हो गया हमारा। उसके बाद ऑप्शनल मनी भी हमारा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये इवोल्यूशन ऑफ मनी। ये एक्चुअली टॉपिक्स में सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले कमोडिटी मनी आया था, उसके बाद मेटलिक मनी आया, फिर पेपर मनी आया, अब उसके बाद बैंक मनी आ गया ना। तो ये इस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ मनी हो गया। ये फंक्शन ऑफ मनी ये हमें पढ़ना है, ये हमारा टॉपिक्स में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जो ना पढ़ लेना। सबसे पहला हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा है हमारा स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, स्टोर वैल्यू, उसका स्टोर ऑफ वैल्यू। एक एक को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मनी ये क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि बटर सिस्टम में हम लोग एक्सचेंज किया करते थे ना, तो एक कमोडिटी से दूसरे कमोडिटी को एक्सचेंज किया करते थे। तो आज जो है हम लोग मनी को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कमोडिटी को एक्सचेंज करने के लिए हम लोग मनी का इस्तेमाल किया करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा हो गया मेजर ऑफ वैल्यू। अब मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, इसका सेकंड जो फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मनी है वो है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब देखो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे मैं समझाता हूँ। जैसे कि किलोग्राम हम लोग यूज़ करते हैं वेट मेजर करने के लिए, मीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए ऑफ ए कमोडिटी। उसी तरीके से कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए मनी का जरूरत है। तो मनी हमारे लिए सर्व करता है एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टर्म ऑफ विच द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मेजर। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है ना उसको हम लोग क्या मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इफ़ द प्राइस ऑफ ए पेन इज 10, ए पेन कैन बी हैड एन एक्सचेंज फॉर 10 मॉनेटरी यूनिट्स। ठीक है, तो मेज़र मतलब समझ लो कि आसान भाषा में ये समझो कि मेज़र करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मनी को, कोई भी चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। उसके बाद है हमारा स्टैंडर्ड
ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है? अब देखो, डिफर्ड पेमेंट मतलब रेफर टू दोज पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, जो कि हमें फ्यूचर में पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे कि बहुत सारे, जैसे पेंशन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट्स हो गया, सैलरीज हो गया, सब सारे एग्जाम्पल्स है किसके? डिफर्ड पेमेंट के एग्जाम्पल्स है। यानी कि आसान भाषा में समझो तो कि जो फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो हो गया हमारा क्या? मनी। ठीक है, तो मनी का हमारा ये एक और फंक्शन हो गया। तो कुछ सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, कुछ हम लोगों ने डाल रखा है। जैसे मनी हैज़ फैसिलिटेटेड बोरोइंग्स एंड लेंडिंग एक्टिविटीज़। मनी हैज़ लेड to the creation of financial institutions like banks and finance companies which otherwise would not have come into existence। और नंबर 4 पॉइंट हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे? तो स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स स्टोर ऑफ वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़, यानी कि फ्यूचर इस्तेमाल के लिए हम लोग मनी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये पहले ज़माना में ये नहीं हुआ करता था, जब बटर सिस्टम था तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था, तो इसीलिए ये जो है ये सिस्टम को लाया गया है। अब इसके अलावा भी जैसे कंटीजेंट फंक्शंस हैं यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, बेसिस ऑफ क्रेडिट, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है, ये सब सारे। नेक्स्ट हमारा जो सिलेबस में टॉपिक है वो है डिमांड फॉर मनी। तो डिमांड फॉर मनी क्या है हमारा? तो डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या? मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स बिकॉज ए पर्सन हैविंग मनी कैन कन्वर्ट इट इनटू एनीथिंग ही लाइक्स। कुछ भी चीज़ में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मनी मतलब इतना लिक्विड है, मनी को हम लोग एज एसेट भी मानते हैं। तुम्हारा ये हमारा एसेट होता है। जो बच्चे कॉमर्स के हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि एसेट का मतलब क्या होता है। तो मनी हमारा लिक्विड एसेट है जिसको हम लोग बहुत आसानी से किसी भी चीज़ में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे आप बाइक खरीदना हो, कार खरीदना हो, या फिर कोई सर्विसेज खरीदनी हो, चाहे कमोडिटी खरीदना हो, तो उसको हम लोग आसानी से मनी में हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर डिमांड फॉर मनी, इसलिए डिमांड फॉर मनी क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ जिससे हम लोग कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ हर कोई लेना चाहेगा, इसलिए मनी का डिमांड जो है ना वो बढ़ जाता है एक तरीके से। ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। तो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी क्या है? इज़ द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट और करेंट ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। तो ये हो गया हमारा। फिर सप्लाई ऑफ मनी। अब ये सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है? तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखा है? सप्लाई ऑफ मनी इज डिफाइंड एज ए टोटल स्टॉक ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ मनी, चाहे पेपर हो, कॉइन्स हो, या फिर डिमांड डिपॉजिट हो एट बैंक, विच आर हेल्ड बाय पब्लिक्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि लोगों के पास कितना पैसा है उसी को हम लोग कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी, आसान भाषा में। ठीक है, अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स पढ़ लेना है आप लोगों को। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है हमारा। तो मनी सप्लाई इज कम्पोज ऑफ दिस 2 एलिमेंट। सबसे पहला तो है करेंसी विद पब्लिक और दूसरा डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक्स। तो करेंसी इन पब्लिक का मतलब क्या है? यहाँ पे सबसे पहला जो है करेंसी नोट्स जो कि सर्कुलेशन में है, जो कि आरबीआई के द्वारा इशू किया गया। दूसरे नंबर ऑफ कॉइन्स, रुपी नोट्स और कॉइन जो कि सर्कुलेशन में, और स्मॉल कॉइन्स, तो ये करेंसी नोट्स में आ जाते हैं जो कि पब्लिक्स के पास है। और डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है यहाँ पे? डिमांड डिपॉजिट एट बैंक्स। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये होता है ये अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, जैसे कि एज मेंशन अर्लियर डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बैंक मनी। इसको बैंक मनी भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ देखोगे ना तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा होगा, M इक्वल्स टू सी प्लस क्या? डी। अब सी का मतलब क्या होता है? तो सी का मतलब होता है करेंसी, और डी का मतलब होता है तुम्हारा डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो मेजर्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से मनी सप्लाई को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए आरबीआई ने कुछ 4 अलग अलग तरीके के मेजर्स बनाए हैं। ठीक है, तो आरबीआई ने 4 अलग अलग तरीके के मेजर्स बनाए हैं, जिसमें से कुछ M1, M2, M3 और M4। तो ये मेजर्स है। सबसे पहला M1 है, यहाँ पे C प्लस डी प्लस OD। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि M1 में होता क्या है। तो M1 में तुम्हारा C यानी कि करेंसी, DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट, और OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट्स। तो ये सब सारे तीनों चीज़ों को प्लस कर दोगे तो हमारा M1 निकल जाएगा, यानी कि पहला तरीका जिससे हम लोग मनी सप्लाई को मेज़र कर सकते हैं। दूसरा M2 का मतलब क्या है? M1 में जितने चीज़ थे वो तो है ही, उनके साथ सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। अगर इसको प्लस कर देते हैं तो हमारा M2 निकल जाएगा, यानी कि ये दूसरा तरीका जिससे हम लोग मनी सप्लाई को मेज़र कर सकते हैं, आरबीआई के द्वारा दिया गया। तीसरा M3 का मतलब क्या है? M1 में फिर से वही जो था वो तो है ही, C प्लस DD प्लस OD, उसके साथ जो भी नेट टाइम डिपॉजिट है हमारा कॉमर्शियल बैंक के साथ उसको ऐड कर देंगे तो हमारा M3 निकल जाएगा। ये तीसरा तरीका हुआ मनी सप्लाई को मेज़र करने का। और चौथा जो हमारा मनी सप्लाई का मेज़र करने का तरीका है वो है M3 प्लस, यानी कि ये जो हमारा M3 है इनको प्लस करना है, यानी कि M1 में जो था ये तो था ही, प्लस कॉमर्शियल बैंक और उसके बाद पोस्ट ऑफिस, यानी कि सारे डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, यानी कि सारे को प्लस कर दो। यानी कि M1 में जो थे C प्लस DD प्लस OD प्लस जो पोस्ट ऑफिस हमें पहले मिला था वो, कॉमर्शियल बैंक जो हमें मिला था वो, इनमें सारे डिपॉजिट है उसको प्लस कर देंगे, एक्सक्लूडिंग
एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको छोड़ के मतलब सारे को प्लस कर दो तो हमारा M4 आ जाएगा। तो ये 4 तरीके हैं जो कि किसके द्वारा दिए गए, या RBI के द्वारा दिए गए, जिससे हम लोग मनी सप्लाई को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस। तो सबसे पहला कॉमर्शियल बैंक है क्या? तो देखो कमर्शियल बैंक जो ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम में। मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम जो ना तुम्हारा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है बिना कमर्शियल बैंक के, क्योंकि हम RBI के पास नहीं जाते पैसा जमा करने के लिए, या फिर RBI हमारे पास नहीं आता हमें पैसा देने के लिए। हमारे जितने भी लेन देन होते हैं वो सब सारे लोकल पब्लिक के जितने भी लेन देन होते हैं वो सारे कमर्शियल बैंक के द्वारा ही होते हैं। तो कमर्शियल बैंक क्या, इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक्स एंड गिव्स लोन फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये आसान भाषा में तुम्हारा एक डेफिनेशन हो गया कमर्शियल बैंक का। तो कमर्शियल बैंक का जो कुछ फंक्शंस है वो मेन फंक्शन है, सबसे पहला तो एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स को, और दूसरा है लैंडिंग करना। लैंडिंग यानी कि एडवांस करना, पैसे देना। ठीक है, तो इनके फंक्शंस हम लोग पढ़ लेते हैं, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस जो है हमारा। तो देखो ये वीडियो जैसे खत्म होगा ना उसके साथ मैं क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगा। ये तो मैं छोटा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसकी PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा या तो डिस्क्रिप्शन में या तो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स की भी PDF बता दूंगा क्या पढ़ना है मतलब आप लोगों को इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन आंसर्स भी दे दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक का फंक्शन देख लो। सबसे पहला हमारा प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, और ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2023-24 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही टॉपिक सारे आपको पढ़ के जाने एग्जाम के लिए। तो बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि सर हमारे कॉलेज के टीचर जो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आप वीडियो बनाते। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन जो है हमारा कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के जो हमारे सबसे पहला जो फंक्शन है वो प्राइमरी फंक्शन, दूसरा एजेंसी फंक्शन और तीसरा हमारा जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी फंक्शन में देखते हैं। प्राइमरी फंक्शन में है क्या? प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहले एक्सेप्ट डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है। ठीक है, जिसमें तुम्हारा डिमांड डिपॉजिट हो सकता है या फिर फिक्स डिपॉजिट हो सकता है। इनमें ना हम लोग कई अलग अलग तरीके के अकाउंट खोलते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया, रिकरिंग अकाउंट हो गया। तो ये सब सारे क्या होता है प्राइमरी फंक्शंस में आ जाते हैं, जिसमें एक्सेप्ट किया जाता है डिपॉजिट्स को। तो चाहे सेविंग में हो चाहे फिक्स डिपॉजिट में हो। फिक्स डिपॉजिट यानी कि टाइम डिपॉजिट भी, कुछ लोग टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। रिकरिंग भी होता है जो कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हम लोग पेमेंट किया करते हैं। ठीक है, बैंकों को। और दूसरा जो है प्राइमरी में वो है एडवांसिंग लोन, यानी कि कॉमर्शियल बैंक जो है ना हमें लोन भी देता है। तो लोन देता है तो वो किस किस फॉर्म में देता है? वो कैश क्रेडिट के फॉर्म में दे सकता है, डिमांड लोन हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है, डिस्काउंटिंग ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये सब सारे फैसिलिटीज़ है जो कि हमें कॉमर्शियल बैंक देता है। ये चारों जो है ना ये पैसे देने की तरीका है किसका? कॉमर्शियल बैंक का। ठीक है, उसके बाद एजेंसीज फंक्शन में देखोगे तो एजेंसी फंक्शन में सबसे पहले हम लोग को क्या मिल जाएगा? कलेक्शन पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। बैंक जो है ना हमारे लिए क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक कलेक्ट करते हैं हमारे लिए चेक, बिल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब हमारे लिए बैंक क्या कर देता है? कलेक्ट कर देता है। कई बार देखना, कई बार आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, किसी मान लो कि आपने कहीं FD करा रखा होगा या कुछ करा होगा, उसका इंटरेस्ट जो है रेगुलर आपके बैंक अकाउंट में घुसता रहता है। तो वो घुसता कैसे है? एक्चुअली कमर्शियल बैंक हमारे बिहाफ पे वो कलेक्ट करता है। उसी तरीके से अगर किसी को पेमेंट करना होगा तो वो पेमेंट भी करता है। मान लो कि इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आपको पेमेंट करना है, बस आपको करना क्या है? बैंक अकाउंट को लिंक करवा दो, आपका पेमेंट होता रहेगा हर महीना या फिर हर क्वार्टरली या फिर हर एनुअली। वो बैंक आपके लिए करता है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक नहीं होता है, वो बैंक करता है आपके लिए। उसके बाद है सेल्स एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी इसका एजेंसी फंक्शन है। ठीक है, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, ट्रांसफर ऑफ फंड, अगर कोई फंड ट्रांसफर करना है एक बैंक से दूसरे बैंक, कहीं और से एक प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह, थ्रू द चेक्स, ड्राफ्ट या फिर एक्सेट्रा, तो ये सब कौन करता है? ये सब बैंक करता है हमारे लिए, लेकिन ये सारे एजेंसी फंक्शंस हैं। और लास्ट जो फंक्शन है वो हमारा जनरल यूटिलिटी फंक्शन है, जैसे कि लॉकर फैसिलिटी, ट्रैवलर्स चेक, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ और फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। जैसे कि लॉकर फैसिलिटी, अगर आपके घर पे मान लो कि कोई सेफ्टी नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखना है, आपको कुछ ज्वेलरीज रखने हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट नक्शा वगैरह रखना है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पे सिर्फ जगह नहीं, तो आप क्या करोगे? बैंक से एक लॉकर फैसिलिटी ले लोगे, जिसके रिगार्डिंग आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, और वो लॉकर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे ये सब सारे चीज़ों को रख सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी हम लोग को बैंक कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है, और ये फंक्शन जो है ना जनरल यूटिलिटी फंक्शन के अंदर आता है। फिर ट्रैवलर्स चेक और इस तरीके के जो ना फंक्शन जो है हमारा कमर्शियल बैंक हम लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा मनी या फिर क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, मनी या फिर क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इन टॉपिक्स में हमारा ये 2 पॉइंट है, मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है और प्रोसेस क्या है तुम्हारा। तो पावर ऑफ कमर्शियल बैंक का देखो, सबसे बड़ा पावर ये एक्सपांड, ये क्या करता है? इट एक्सपांड्स देयर डिपॉजिट देयर थ्रू लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। यानी कि देखो पैसे से ही कमर्शियल बैंक पैसा बनाता है। ये जो भी पैसा हम डिपॉजिट करते हैं ना कमर्शियल बैंक में, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? उन्हीं पैसों में से कुछ पैसा को रख के बाकी सारे पैसों को वो लोन के रूप में बांट देता है।
फिर वो लोन जब वापस आता है, फिर वो लोन के कुछ पैसे को रख के वापस दोबारा कुछ लोगों को क्या कर देता है, पैसे बांट देता है। इस तरीके से क्या होता है, वो क्रेडिट क्रिएशन होता रहता है इन्वेस्टमेंट के द्वारा। इसी को हम लोग कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। ये प्रोसेस, और ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग LRR, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। इसको मैं छोटा सा एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल ये है, समझ लो कि पहली बार डिपॉजिट 1000 रुपीज़ हुआ, तो वहाँ से 100 रुपया कैश बना लिया गया, बचा कितना 900 लोन पे चढ़ा दिया गया। अब ये जब लोन वापस आएगा, डिपॉजिट होगा हमारे पास, तो यहाँ से वापस दोबारा ये ना 10% रख दिया गया 90 रुपीज़, और बाकी जो है 810 वो वापस दोबारा लोन पे दे दिया गया। अब ये जो लोन वापस जब आएगा हमारे पास, तो उसके बाद यहाँ से फिर 10% यानी कि 81 रुपीज़ रिजर्व बना लिया जाएगा, और बाकी 729 रुपीज़ वापस लोन पे दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से जब ये चीज़ चलता रहेगा, जब हमारा कैश रिजर्व मान लो कि 1000 हो गया, तो हमारा डिपॉजिट 10,000 हो जाएगा, लोन हमारा 9000 हो जाएगा। देखो ये 1000 रुपये को किस तरीके से 10,000 में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी को हम लोग कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, और इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है हमारा 1/LRR, ठीक है। तो 1/LRR, तो इससे हमारा टोटल डिपॉजिट निकल जाता है, यानी कि मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट। तो मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना था, 10% था, और इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 10,000 था, तो ये हमारा कितना हो गया, सॉरी 1000 था, तो 10,000 हमारा क्या हो गया, टोटल डिपॉजिट ये हो गया, टोटल डिमांड डिपॉजिट ये हो गया हमारा। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, LRR। इसी तरीके से मनी को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, यानी कि लिमिटेशंस ऑन द पार्ट ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। जब कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है तो कुछ लिमिटेशंस है, कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्रेडिट जो भी क्रिएट करते हैं उसके भी कुछ लिमिटेशंस है, जिसमें से अमाउंट ऑफ कैश, लीगल रिजर्व रेशियो और करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो ये पॉइंट्स आप लोग को पढ़ लेने हैं, ये कुछ हमारे लिमिटेशंस है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल बैंक का मतलब पढ़ना है आप लोगों को। सेंट्रल बैंक क्या है, तो सेंट्रल बैंक क्या है, एपेक्स है। एपेक्स इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, यानी एपेक्स का मतलब सुप्रीम, यानी कि देश में सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो सेंट्रल बैंक ही है। मतलब बैंकिंग सेक्टर यानी फाइनेंशियल सेक्टर के मामले में हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे देश में भी सेंट्रल बैंक है, जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि RBI कहते हैं। जैसे अमेरिका में है तुम्हारा फेडरल रिजर्व, हर कंट्री में एक तुम्हारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, और इसी इंस्टीट्यूशन को हम लोग बैंकिंग और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इसी तरीके से हम लोग बैंकिंग और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री को क्या करते हैं, संभालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कमर्शियल बैंक क्या है और उसका सेंट्रल बैंक भी क्या है। तो सेंट्रल बैंक का फंक्शंस इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं और RBI क्या करते हैं। लास्ट में मैं फिर समझाऊंगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। लास्ट में नहीं, यही समझा देता हूँ, दोनों के बीच में समझते हैं, ठीक है। अब देखो सेंट्रल बैंक क्या है, ये अपेक इंस्टीट्यूशन यानी कि सुप्रीम है, मॉनेटरी और जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उनको लेके तुम्हारा, ठीक है। एंटायर जो बैंकिंग सिस्टम है वो RBI यानी कि सेंट्रल बैंक संभालता है। लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो सिर्फ डील करता है किसमें, मनी एंड क्रेडिट। ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है, यानी कि ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है कमर्शियल बैंक। लेकिन सेंट्रल बैंक नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, ये पब्लिक के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। अब देखो सेंट्रल बैंक के पास क्या है तुम्हारा, इस जनरली एक गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल बैंक क्या होता है, गवर्नमेंट ओन्ड होता है। लेकिन कमर्शियल बैंक क्या हो सकता है, ये प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट ओन्ड भी हो सकता है। जैसे कि कुछ प्राइवेट बैंक है, कुछ कमर्शियल कुछ पब्लिक बैंक है, तो दोनों ही बैंक हमारा कमर्शियल बैंक के अंडर आ जाता है। लेकिन सेंट्रल बैंक क्या है, ये गवर्नमेंट ओन्ड होता है हमेशा। उसके बाद सेंट्रल बैंक जो ना देश में एक ही सेंट्रल बैंक होते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक जो ना वो बहुत सारे हो सकते हैं, हज़ारों हो सकते हैं। कमर्शियल बैंक मोनोपोली करता है नोट इशू के मामले में, यानी कि सॉरी नॉट कमर्शियल बैंक, इट इज़ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो ना वो मोनोपोली करता है नोट इशू करने के मामले में। लेकिन कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकता है। ये सिर्फ अथॉरिटी किसके पास है, ये RBI के पास, सेंट्रल बैंक के पास है। सेंट्रल बैंक नोट इशू कर सकता है, जितने भी करेंसी नोट है 1 रुपये नोट को छोड़ के और कॉइन्स को छोड़ के। 1 रुपये नोट और कॉइन जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन है, जैसे कि इट इज़ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, या बैंक गवर्नमेंट का बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। लेकिन कमर्शियल बैंक है, ये डायरेक्टली डील करता है पब्लिक के साथ। लेकिन RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक, ये डायरेक्टली पब्लिक के साथ डील नहीं करता है। सेंट्रल बैंक के हमारे कुछ फंक्शंस हैं सेंट्रल बैंक के, जैसे कि सबसे पहले ये इशू करता है करेंसी, जैसे मैंने बताई दिया कि ये मोनोपोली करता है सेंट्रल बैंक नोट इशू करने के मामले में। सारे नोट्स को छापता है, सिर्फ 1 रुपये नोट और कॉइन्स को छोड़ के, ठीक है। ये सब आप लोगों को पढ़ लेना, हाँ। उसके बाद बैंकर, फिजिकल एजेंट एंड एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट। तो एज ए बैंकर काम करता है, एज ए फाइनेंशियल एजेंट काम करता है और एज ए एडवाइज़र भी काम करता है। कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एज ए बैंकर कैसे काम करता है, क्योंकि वो रिसीव करता है और पेमेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। एडवांस करता है शॉर्ट टर्म लोन किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। फिजिकल एजेंट की तरह वो किस तरीके से काम करता है, क्योंकि वो सारे पब्लिक डेप्ट को मैनेज करता है, कलेक्ट करता है टैक्स और पेमेंट करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाई करता है, सेल करता है ट्रेजरीज़ को ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो ये फिजिकल एजेंट हो गया। और तीसरा एज ए एडवाइज़र,
तो सेंट्रल बैंक जो है ना वो हमेशा एडवाइस करते रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि किस तरीके से हमारा पॉलिसीज शेप होने चाहिए फाइनेंस के मामले में, चाहे वो करेंसी हो, चाहे ट्रेड पॉलिसी हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज हो, वो किस तरीके से काम करना चाहिए, वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ना वो डायरेक्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद है बैंकर टू बैंक, यानी कि बैंकों का बैंक। जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक होते हैं, हमारा रिलेशन जिस तरीके से कमर्शियल बैंक के साथ होता है, कमर्शियल बैंक का भी रिलेशन क्या होता है, वो बैंकर आरबीआई के साथ होता है। तो हमें अगर मदद चाहिए तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक को अगर मदद चाहिए तो वो आरबीआई के पास पहुंच जाता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अब लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट ये एक और फंक्शन है आरबीआई का, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहलाता है। यानी कि जब कहीं पे भी कुछ भी उपाय नहीं हो कमर्शियल बैंक के पास, तो वो कहाँ चला जाता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लियरिंग फंक्शन है, सुपरविजन ऑफ बैंक्स है। तो ये सब सारे फंक्शंस हैं हमारे किसके, आरबीआई के। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। और लास्ट टॉपिक जो है हमारा व्हाट इज़ डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन हमारा ये लास्ट टॉपिक है। मोनेटाइजेशन क्या होता है ना, एक्चुअली डीमोनेटाइजेशन का मतलब ये आसान भाषा में अगर समझो ना, तो जब भी कोई करेंसी को ये बता दिया जाता है कि आज से इसका मान्यता खत्म, यानी कि आज से ये लीगल टेंडर मनी नहीं है, उसी को हम लोग डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना डीमोनेटाइजेशन कब किया जाता है, ज़्यादातर कब होता है, जब पुराने नोट्स को बंद करना होता है और एक नए नोट को पब्लिश करना होता है, तब जाके ज़्यादातर ऐसा होता है। नहीं तो कई बार जो है ना बहुत सारे डुप्लीकेट नोट या फिर फेक करेंसी जो है जब मार्केट में सर्कुलेट होने लगते हैं, या फिर तुम्हारा ब्लैक मनी को निकालने के लिए जो होर्डिंग हो रखा होता है उसको ठीक करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया जाता है। आसान भाषा में समझो तो इसका मतलब ये है, जो भी एग्जिस्टिंग नोट्स है अगर उसको कह दिया गया कि आज से ये जो है ना ये मार्केट में लीगल टेंडर मनी नहीं है, यानी कि नहीं चलेगा ये नोट, तो उसे हम लोग डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। उसके बदले पर सरकार दूसरी नोट को लेकर आती है, तो इसे हम लोग डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। जैसे कि एक बार हमारे देश में हुआ था, लेकिन अगर सही तरीके से डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ ना, तो कई बार बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच जाता है देश में, तो कभी कभी जो है ना ये गलत भी हो जाती है। ठीक है, और इसको किस तरीके से किया जाता है ये भी हमने यहाँ पे दे दिया कि वाई डिमोनेटाइजेशन इज़ यूज्ड बाय ए कंट्री, क्यों किया जाता है। कई बार इन्फ्लेशन को रोकने के लिए भी किया जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो ये सब सारा जो है ना आप लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी हमने यहाँ पे दे रखे हैं, जो टिक मार्क किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे जो क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है वो सब सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसे कि व्हाट इज़ मनी मल्टीप्लायर, व्हाट इज़ कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, स्टेटरी लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो क्या है। तो कैश रिजर्व रेशियो और लिक्विडिटी कैश रिजर्व रेशियो और स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो का थोड़ा सा मैं बता दूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कैश रिजर्व रेशियो ये तुम्हारा टोटल डिपॉजिट है विच बैंक कीप्स विद द सेंट्रल बैंक, यानी कि कुछ पैसे जो कमर्शियल बैंक जो है ना सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं उसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और स्टेटरी लिक्विडिटी रिजर्व क्या होता है, जो बैंक जो है ना अपने पास रखता है ना, वो चाहे गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है या फिर कैश के फॉर्म में हो सकता है, उसे हम लोग स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं। ये इसका लिंक मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को यहाँ पे लिंक में प्रोवाइड करवा दूँ डिस्क्रिप्शन में, या तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। जैसे फिएट मनी क्या है ना ये पढ़ना है, व्हाट इज़ करेंसी डिपॉजिट रेशियो ये पढ़ना है, एक्सप्लेन द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, आरबीआई के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ने हैं, मनी के फंक्शन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2023-24 के लिए मनी का फंक्शंस क्या है ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, जो मैंने आगे बता रखा था आप लोगों को। ठीक है, फिर M1 M2 M3 M4 ये मनी सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई किस तरीके से किए जाते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन जो आरबीआई मैंने बताया था, आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, उसको भी पढ़ना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। पसंद आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आगे आप लोगों को किस चैप्टर पे और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।